हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 6 का हिस्ट्री का पार्ट 7 मौर्य साम्राज्य इस चैप्टर को पूरा डिटेल में समझाऊंगी। इसमें हर एक पॉइंट को अच्छे से विस्तार पूर्वक समझाऊंगी। इसमें आपका वर्ड्स कम रहेगा बट आपको समझ में सारा कुछ अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। और ऐसा कि नोट्स में आपका इसमें नोट्स रहेगा कि आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आपको अगर इसका लेक्चर वीडियो चाहिए, प्रश्न उत्तर वीडियो चाहिए या फिर नोट्स वीडियो चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को अनिमा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। आपको आराम से सारा कुछ मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में बताती हूँ, ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु, पहला है सिकंदर का आक्रमण, पोरस की हार। इसमें इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कि सिकंदर किस प्रकार से भारत में आक्रमण करता है, किधर से आता है, कैसे आता है और कब आता है, इसके बारे में जानेंगे। और फिर वो पोरस पर कैसे हमला करता है इसके बारे में जानेंगे, और पोरस की हार कैसे होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सिकंदर की वापसी यात्रा। जब वो पोरस की हार होती है तो उसकी वीरता को देख करके सिकंदर काफी प्रसन्न हो जाता है, तो फिर वो वापस अपने जहां से आता है वहां पे वो फिर लौट जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव, यानी कि सिकंदर ने जब आक्रमण किया तो उसके क्या क्या प्रभाव हमारे भारत देश पे पड़ा उसके बारे में जानेंगे। चौथा है मौर्य साम्राज्य की स्थापना। सिकंदर के जाने के बाद जब काफी सारा प्रभाव पड़ा तो जो उत्तर पूर्व एरिया से आया था वो सिकंदर, ठीक है, तो उत्तर दक्षिण की ओर से आया था। तो उत्तर दक्षिण की ओर के जो राजा लोग थे, यानी उन लोगों का जो सेना था, यानी उसका जो राज्य था वो काफी कमजोर हो गया था। तो उन राजाओं का राज्य कमजोर होने के कारण मौर्य प्रशासन का उदय आसानी से हो पाया, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य का उदय आसानी से हो पाया। इसके बारे में जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। पांचवा पॉइंट है पंजाब और मगध पर विजय। मौर्य साम्राज्य जो है वो काफी विस्तार पूर्वक से फैलने लगा और फिर पंजाब पर और मगध पर विजय पा लिया, ठीक है। मगध में भी विजय पा लिया। मगध में सबसे शक्तिशाली देश था, मतलब राज्य था, तो फिर उसमें भी जो मौर्य साम्राज्य है वो अपना झंडा लगा देता है, ठीक है। उसके बाद है सेल्यूकस के साथ युद्ध। फिर मगध साम्राज्य के जो राजा थे वो फिर सेल्यूकस के साथ युद्ध करते हैं। सातवां पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य की महानता। फिर वैसे ही सेल्यूकस के साथ युद्ध करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य की महानता के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो वो जो है क्या क्या कार्य किए, महान कार्य किए, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ना है राजा बिंदुसार, यानी कि राजा बिंदुसार के बारे में जानेंगे कि ये कब से कब तक भारत राज्य पर शासन किया, ठीक है, और कब इसकी मृत्यु हुई, कैसा शासन किया, सब सारा चीज के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है अशोक के बारे में पढ़ेंगे कि इनका शासन सत्ता जो है वो कब से कब तक चला और इन्होंने क्या क्या प्रमुख कार्य किए। दूसरा पॉइंट है कलिंग युद्ध। जो अशोक है वो कलिंग के साथ युद्ध करते हैं और उस टाइम पे युद्ध होने के बाद उस टाइम काफी खून खराबा होता है, तो फिर वो काफी चेंज होने लगते हैं। उसके बारे में पढ़ेंगे कलिंग युद्ध के बारे में, कलिंग युद्ध में ऐसा क्या क्या हुआ था। फिर अशोक के धम के बारे में पढ़ेंगे। जब कलिंग के साथ अशोक का युद्ध होता है तो उस टाइम उतना खून खराबा होने के कारण जो अशोक है वो इस सदमा से कभी जल्दी निकल नहीं पाता, तो फिर वो ये सब खून खराबा से दूर शांति का जीवन व्यतीत करने के लिए वो एक धम बनाता है जिसे अशोक का धम कहा गया, ठीक है। अशोक के धम के बारे में जानेंगे कि उसमें क्या क्या था। उसके बाद है धम के प्रसार के लिए अपनाए गए उपाय। फिर अशोक जो है वो धर्म के प्रसार के लिए क्या क्या उसमें उपाय है उसके बारे में बताते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है अशोक के आदेश पत्र या निर्देश। फिर अशोक के आदेश पत्र के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने क्या क्या आदेश दिया, यानी क्या क्या शिक्षा दिया, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और निर्देश क्या क्या दिए इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मौर्य कला तथा स्थापत्य कला। फिर मौर्य साम्राज्य के मौर्य कला के बारे में जानेंगे और स्थापत्य कला के बारे में जानेंगे। इन दोनों के बीच डिफरेंस को जानेंगे, ठीक है, अच्छी तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट है मौर्य साम्राज्य। फिर मौर्य साम्राज्य का विस्तार के बारे में जानेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक दशा। मौर्य साम्राज्य जब था तो उस टाइम पे जो सामाजिक दशा है उस टाइम पे किस प्रकार का था, इसके बारे में जानेंगे। और लास्ट पॉइंट हम लोग जानेंगे मौर्य साम्राज्य का अंत। फिर जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य का जो अंत है वो किस प्रकार हुआ। और लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी और एक चीज, ठीक है। इस पूरा पार्ट में मैंने क्या क्या पढ़ाया है इसको पूरा की नोट्स में बताऊंगी, यानी छोटे छोटे पॉइंट में बताऊंगी कि मतलब सार के रूप में बताऊंगी कि इसमें क्या क्या मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है। यानी लास्ट पॉइंट मेरा रहेगा पार्ट का सार, ठीक है। तो आप लोग इसको चाहिए तो नोट डाउन कर सकते हैं। पहला पॉइंट स्टूडेंट्स, सिकंदर का भारत पर आक्रमण, यानी कि जो सिकंदर है वो भारत पर कैसे आता है, भारत में कैसे आता है और फिर वो आक्रमण भारत पर कैसे करता है और कब करता है, इसके बारे में जानेंगे। सिकंदर ईरान जीतने के बाद भारत की ओर बढ़ा। सिकंदर जो है वो सबसे पहले ईरान को जीतता है और फिर उसकी नजर जो है वो हमारे भारत देश पर पड़ती है। वो चाहता है कि भारत को कैसे कब्जा बना लिया जाए, ठीक है। तो वो ईरान को जीतता है और फिर भारत की ओर बढ़ता है। 326 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया। झेलम नदी के किनारे राजा पोरस से युद्ध हुआ। 326 ईसा पूर्व में जो सिकंदर है वो उत्तर पश्चिम की ओर से, ठीक है, आक्रमण करता है, यानी कि झेलम नदी के किनारे जो पोरस का साम्राज्य जो बसा हुआ रहता है, सबसे पहले वो वहां पे आक्रमण करता है, ठीक है। तूफानी रात में सिकंदर ने झेलम पार कर अचानक हमला किया। यानी कि जो सिकंदर है ऐसा नहीं है कि वो बाकी विदेशी यात्रियों की तरह भारत में आकर के बसता है और फिर वो सब पर राज करता है, ऐसा कुछ नहीं था। वो अचानक से सिकंदर आता है उत्तर पश्चिम की ओर से और अचानक से वो राजा पोरस के राज्य पर हमला कर देता है, ठीक है। पोरस और सिकंदर का युद्ध, पोरस और सिकंदर के युद्ध के बारे में जानेंगे। पोरस ने बहादुरी से युद्ध किया पर घायल होकर बंदी बना। राजा पोरस जो है अचानक हमला करने की वजह से तो वो किसी चीज की तैयारी नहीं कर पाता, लेकिन वो काफी बहादुरी के साथ युद्ध करता है, लेकिन अंततः उसे लास्ट में फिर बंदी बना लिया जाता है। सिकंदर जो है उसे फिर बंदी बना लेता है। पोरस से कहा राजा जैसा व्यवहार किया जाए, यानी कि जो सिकंदर है, ठीक है, वो देखा कि राजा पोरस जो है वो काफी बहादुरी के साथ युद्ध करते हैं, तो उन्होंने सोचा कि वो काफी प्रसन्न हो गए थे। तो इसके लिए वो जो राजा पोरस से वो कहते हैं कि इसके साथ, राजा पोरस के साथ राजाओं के जैसा व्यवहार किया जाए, ठीक है, अपने सैनिकों से कहता है। सिकंदर प्रभावित हुआ और उसका राज्य लौटा दिया। सिकंदर जो है वो काफी प्रभावित होता है राजा पोरस से, ठीक है, और फिर वो उसका राज्य को लौटा देता है, यानी राजा पोरस का जो राज्य है उसे लौटा देता है। पोरस को मित्र व सहयोगी बना लिया गया और फिर पोरस के साथ वो मित्रता संबंध जोड़ लेता है सिकंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सिकंदर की वापसी, यानी कि ठीक युद्ध के बाद जो सिकंदर है फिर वो वापस लौटने लगता है, इसके बारे में जानेंगे। चिनाव रावी पार कर व्यास नदी तक पहुंचा, सैनिकों के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, पोरस को मित्र व सहयोगी बना लिया गया। यानी कि जब वो सिकंदर आक्रमण करता है और पोरस को इस टाइप से देखता है तो वो काफी प्रसन्न हो जाता है, तो फिर वो वापस लौटने का ठानता है, क्योंकि जो बाकी सैनिक जो है वो आगे नहीं बढ़ना चाहते युद्ध के लिए, ठीक है। तो फिर वो मित्रता पूर्वक संबंध बनाता है पोरस से और फिर वो वापस लौटने का तैयारी करता है। सिकंदर की वापसी, ठीक है। चिनाव रावी पार कर व्यास नदी तक पहुंचा, सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। कारण था कि व्यास के पार शक्तिशाली मगध साम्राज्य का भय, सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। और जो सिकंदर जो है, यानी कि सिकंदर का जो सेना था वो उस युद्ध के बाद, यानी कि राजा पोरस से युद्ध के बाद वो सिकंदर ने कहा कि चलो आगे बढ़ते हैं, बट उसका जो सैनिक लोग था वो लोग आगे बढ़ने से मना कर दिया, साफ मना कर दिया कि हम लोग आगे और नहीं बढ़ेंगे। मना करने के पीछे उन लोग का ये रीजन था कि क्योंकि वो लोग डरते थे मगध साम्राज्य से, क्योंकि वो जो मगध साम्राज्य था वो काफी विशाल था, उस टाइम पे सबसे शक्तिशाली राज्य माना जाता था।
तो फिर सिकंदर जो है वो फिर वापस लौटने का विचार करता है, फिर वापस लौटता है और फिर 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है। सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव, यानी कि सिकंदर ने जो आक्रमण किए उसके क्या क्या प्रभाव पड़े हमारे भारत देश पर, उसके बारे में जानेंगे। भारत पश्चिम संपर्क शुरू हुआ, व्यापार और संस्कृति संबंध बढ़े, यानी कि सिकंदर को वापस लौटने के बाद लोग जानने लगे कि बाहर से भी व्यापार किया जा सकता है, ठीक है। तो फिर वो धीरे धीरे व्यापार की वृद्धि होने लगी। यूनानी प्रभाव, कई यूनानी भारत में बस गए, गांधार कला शैली और पर यूनानी प्रभाव स्पष्ट, यानी कि भारत यूनानी प्रदेश का भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा। कई जो यूनानी कला शैली जो है, यानी कि जो कलाकृति जो करते थे वो, उसमें से कई लोग यूनानी लोग जो है वो भारत में बस गए और फिर कलाकृतियों को दर्शाने लगे, ठीक है। तीसरा है राजनीतिक प्रभाव, उत्तर पश्चिम के राज्य कमजोर हुए, मौर्य साम्राज्य के उत्तर का उदय का मार्ग साफ हुआ, यानी कि इसका राजनीतिक कारण यह पड़ा कि जो उत्तर पश्चिम के जो राज्य थे वो काफी कमजोर हो गए थे, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य का फिर उदय आसानी से हो पा रहा था, यानी कि अगर वो राज्य कमजोर होगा तो फिर मौर्य साम्राज्य का राज्य काफी आगे तक चलने लगा। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का मौर्य साम्राज्य की स्थापना, यानी कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई इसके बारे में जानेंगे। चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त और कौटिल्य दोनों कहा जाता है, चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य दोनों कहा जाता है। चाणक्य तक्षशिला के विद्वान थे। चाणक्य जो है वो तक्षशिला एक महाविद्यालय है, उसके वो विद्वान थे। पाटलिपुत्र में नंद शासक द्वारा उनका अपमान हुआ। चाणक्य जो है वो पाटलिपुत्र जाते हैं और वहां पे जो नंद सम्राट जो थे वो उनका अपमान कर देते हैं, उनका अपमान हुआ। वापसी में उनकी मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से हुई। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले जाकर शिक्षित व प्रशिक्षित किया। फिर वहां से जब चाणक्य जो है वो पाटलिपुत्र से जब लौट रहे थे तो उनका जो मुलाकात है वो चंद्रगुप्त से हुआ। तो फिर वो उन्हें चंद्रगुप्त को लेकर के तक्षशिला ले गए उन्हें और उन्हें शिक्षित और प्रशिक्षित किया, यानी कि अच्छे से पूरी शिक्षा उनको दी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सेना संगठन और प्रारंभिक विजय, यानी कि इसमें हम लोग जानेंगे कि जो किस प्रकार जो चाणक्य है वो सेना को संगठित करते हैं, यानी सेना को बनाते हैं और फिर वो राज्य को चंद्रगुप्त के द्वारा जीतते चले जाते हैं। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने सेना तैयार की। चंद्रगुप्त ने स्वयं को राजा घोषित कर दिया। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने सबसे पहले एक सेना संगठित की और चंद्रगुप्त ने सबसे पहले जाकर के और खुद को यानी पाटलिपुत्र का राजा घोषित कर देता है, ठीक है। सबसे पहले पश्चिमी क्षेत्रों के यूनानियों को हराया, पंजाब और सिंध पर आक्रमण कर लिया और यही सेना की टुकड़ी को लेकर के जो चंद्रगुप्त और चाणक्य जो है वो सबसे पहले यूनानियों को हराते हैं और फिर पंजाब सिंध को अपने कब्जा में ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मगध विजय। उसके बाद ये क्या बोलते हैं, पंजाब और सिंध को जीतने के बाद चंद्रगुप्त जो है वो मगध पर विजय प्राप्त करने चले जाते हैं। चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र की ओर बढ़कर नंद वंश को पराजित किया। फिर जो पाटलिपुत्र में जो नंद वंश है उन्होंने चाणक्य को अपमान किया था, तो वो फिर ये दोनों राज्य को जीतने के बाद यानी पंजाब और सिंध को जीतने के बाद चंद्रगुप्त और चाणक्य जो है वो पाटलिपुत्र की ओर फिर से बढ़ते हैं और फिर उसे नंद सम्राट को हरा करके नंद वंश को हटा करके और फिर अपना साम्राज्य स्थापित कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मौर्य साम्राज्य की शुरुआत। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत कैसे होती है?
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैडम क्या क्या पढ़ा रही है, पहले मौर्य वंश की स्थापना के बारे में बताई और फिर अब मौर्य वंश की शुरुआत। तो स्थापना और शुरुआत ये दो अलग अलग वर्ड है। स्थापना होता है कि वहां से उसकी कैसे वो आगे बढ़ता है, और शुरुआत से होता है कि वहां से वो जस्ट उसका जो शासन सत्ता है वो स्थापित हो जाता है, यानी शुरुआत हो जाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे हमारा संविधान वो तो 1950 में बनकर पूरा तरीके से रेडी हो गया था, ठीक है, लेकिन उसका जो मतलब 1950 में दिसंबर में ही रेडी हो गया था, लेकिन वो उसे फिर से मतलब शुरुआत उसको होने में कम से कम कुछ महीना का टाइम लगा, और फिर वो 26 जनवरी को फिर वो उसकी शुरुआत हुई, ठीक है। तो इसमें ऐसा ही होता, इसमें भी वही है कि स्थापना सबसे पहले मौर्य वंश की स्थापना जो है, यानी कि वो शासन सत्ता पर बैठना चाहते हैं, उसकी स्थापना होने लगती है, लेकिन जब उसका शासन सत्ता चलने लगता है, यानी कि उसको शुरुआत हो जाती है मौर्य वंश की शासन सत्ता, तो उसे शुरुआत कहा जाता है, ठीक है। 322 से 326 ईसा पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक बना। शुरुआत हो जाती है तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो पहला शासक बनता है, ठीक है। भारत में मौर्य साम्राज्य स्थापित हुई, तभी से भारत में यानी 324 ईस्वी से जब मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य की शासन सत्ता स्थापित हो जाती है, तो फिर भारतवर्ष में चंद्रगुप्त यानी मौर्य साम्राज्य का शासन सत्ता चलता है सुचारू रूप से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का चंद्रगुप्त और सेल्यूकस का युद्ध। फिर चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच युद्ध होता है। पश्चिम में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का शासन था। पश्चिम में जो है, पश्चिम की साइड यूनानी शासक जो है वो सेल्यूकस जो है उसका वहां पे अधिपत्य था, यानी कि वो वहां का शासन सत्ता को चलाता था। लगभग 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने सिंधु नदी पार कर आक्रमण किया। तभी लगभग 305 ईसा पूर्व में जो चंद्रगुप्त है वो सिंधु नदी को पार करके और सेल्यूकस के शासन सत्ता पे आक्रमण कर देता है, यानी सेल्यूकस के राज्य पर आक्रमण कर देता है। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना ने उसे पराजित किया। फिर सेल्यूकस की उस टाइम पे हार हो जाती है, उसकी सेना जो है वो पराजित हो जाती है, यानी सेल्यूकस हार जाता है और चंद्रगुप्त जीत जाता है। उसके बाद जब ऐसा होता है तो सेल्यूकस के हारने के ठीक बाद उसके बाद एक संधि होता है, जिसमें सेल्यूकस और जो चंद्रगुप्त है उन दोनों के बीच एक संधि होता है। सेल्यूकस को हार के बाद कई क्षेत्र सौंपने पड़े, जैसे हेरात, काबुल, कंधार। ये तीनों जो राज्य है ये आज का अफगानिस्तान का राज्य है, हेरात, काबुल और कंधार। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की पुत्री हेलन से विवाह किया, यानी सेल्यूकस जब हार जाता है तो उसे कई राज्य सौंपना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पे अगर कोई कुछ हारता था तो फिर उसके बदले उसे कुछ ना कुछ देना पड़ता था, क्योंकि पहले ही ये तय रहता था कि अगर उसका राज्य वहां से वहां तक सीमित है, यानी कि वहां से वहां तक उसका राज्य फैला हुआ है, तो अगर कोई आक्रमण करता है, अगर वो जीत जाता है तो उसका जो जो राज्य है वो सारा उससे छीन लिया जाता है, यानी उसको देना ही पड़ता है, सौंपना पड़ता है। तो सेल्यूकस जो है वो इस संधि के टाइम पे इसमें संधि होता है, क्योंकि सेल्यूकस की एक पुत्री भी थी, तो इसमें संधि होता है, ठीक है। तो संधि होने के तत्पश्चात जो सेल्यूकस है वो कई राज्य जो है, कई क्षेत्र जो है चंद्रगुप्त को सौंप देता है, जैसे कि काबुल, ठीक है, और कंधार, हेरात, ये सब सारा कुछ जो आज का पाकिस्तान में बसा हुआ है उसको सौंप देता है, आज का अफगानिस्तान में बसा हुआ है, सॉरी, है ना। तो उसे वो सौंप देता है, और जो चंद्रगुप्त जो है वो सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह कर लेता है। सेल्यूकस की पुत्री का नाम क्या था? हेलन या फिर हेलिना, जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। हेलन से वो विवाह कर लेता है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। फिर राजनीतिक संबंध, फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है, तब उसका राजनीतिक संबंध कैसा था? सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर भेजा। मेगास्थनीज ने लंबे समय तक पाटलिपुत्र में रहा।
तो इस संधि के बाद जो है वो सेल्यूकस जो है वो अपना एक मित्र यानी कोई है हाटी वगैरह, तो उसे मेगास्थनीज यानी मेगास्थनीज जो है उसे उसे गुप्तचर के रूप में उसे गुप्तचर या फिर राजदूत बना करके वो वहां पे भेजता है, और जो ताकि पता कर सके कि वहां पे क्या चल रहा है क्या नहीं। ठीक है, राजदूत का काम वही रहता था कि अगर मेरा कोई अपना है जो मुझे राजदूत बना करके भेजा है, तो मुझे उसे हर बात बतानी है कि यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, शासन सत्ता के बारे में सारा कुछ। तो शासन सत्ता के बारे में सारा कुछ जानने के लिए जो सेल्यूकस है वो मेगास्थनीज को राजदूत बना करके भेज देता है, और जो मेगास्थनीज वो काफी लंबे समय तक पाटलिपुत्र में ही रह जाता है। इंडिका पुस्तक, इसके बाद जब वो मेगास्थनीज जो है वो काफी लंबे समय तक रह जाता है, तब मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। इसमें उस समय के भारत की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति का वर्णन है। तो उस टाइम पे जब मेगास्थनीज काफी लंबे समय तक पाटलिपुत्र में ही रुक जाता है, तो पाटलिपुत्र में ही वो एक पुस्तक को लिखता है जिसे इंडिका नाम कहा गया, जिसे इंडिका नाम दिया गया। तो उसमें वो भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का पूरा विस्तृत रूप से वर्णन करता है उस पुस्तक में, कि यहाँ पे भारत में किस प्रकार का राजनीतिक सत्ता चलाया जाता है, आर्थिक स्थिति किस प्रकार का है, ये सब सारा कुछ, राजनीतिक सत्ता में कौन कौन से राजा कैसे कैसे शासन किए, ये सब सारा कुछ, क्योंकि वो काफी लंबे समय तक पाटलिपुत्र में ही रह जाता है। तो पाटलिपुत्र रहने के दौरान ही ये इंडिका का निर्माण करता है। ठीक है, इंडिका पुस्तक को लिखता है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का स्टूडेंट्स, चंद्रगुप्त मौर्य की महानता, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या क्या महान कार्य किए, उनकी महानता के बारे में जानेंगे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है। लगभग 25 वर्षों तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य जो है उन्हें भारत का ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है। ठीक है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने अनेकों महान कार्य किए, जिसकी वजह से उन्हें ऐतिहासिक सम्राट के रूप में माना जाता है, यानी कि वो काफी कुशल सम्राट के रूप में उन्हें माना जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो लगभग 25 वर्षों तक भारत में राज्य किया। ठीक है, फिर चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य का विस्तार के बारे में जानेंगे कि उन्होंने कौन से राज्य को अपने अंडर में लिया। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे, कहाँ तक उनका जो राज्य है वो विस्तार हुआ। ठीक है, उत्तर में बिहार, बंगाल, असम, उत्तर में उन्होंने बिहार, बंगाल और असम को जीता था। ठीक है, दक्षिण में मैसूर तथा दक्षिण में हेरात, काबुल और कंधार पर मौर्य साम्राज्य का स्थापित किया। ठीक है, दक्षिण में उन्होंने मैसूर को जीता, और फिर पश्चिम में उन्होंने हेरात, काबुल और कंधार को जीता। ठीक है, यहाँ पश्चिम होगा। पश्चिम में मैसूर को जीता और दक्षिण में हेरात, काबुल और कंधार जो अफगानिस्तान में जो है उन्हें जीता। ठीक है, फिर इनका जो प्रमुख स्रोत है, यानी कि इनके शासन सत्ता के टाइम का, इंडिका जिसे मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया था प्रशासन और समाज की जानकारी के लिए, यानी इंडिका जो है वो मेगास्थनीज जो द्वारा लिखा गया था, मैंने आप लोगों को बताया था, उसमें हर शासन सत्ता के राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है। ठीक है, और दूसरा है अर्थशास्त्र। इसमें दूसरा स्रोत हम लोग का है अर्थशास्त्र, जिसे कौटिल्य द्वारा लिखा गया है, शासन और अर्थव्यवस्था की जानकारी। यानी अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा लिखा गया है, चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। और इसमें यह लिखा गया है कि किसी राजा को अपना शासन सत्ता किस प्रकार चलाना चाहिए। ठीक है,
पहला है राजा के कर्तव्य। राजा के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। राजा के दिन को 8 भागों में बांटा गया था। राजा का मुख्य कार्य है जनता की भलाई, न्याय, प्रशासन और सैन्य व्यवस्था। राजा के दिन को 8 भागों में बांटा गया, यानी कि राजा के जो कर्तव्य थे, यानी राज्य से आधारित जो भी उसके जो कर्तव्य थे उन्हें 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उसमें से 4 प्रमुख कार्य ये थे कि सबसे पहला कार्य था कि जनता की भलाई करना, दूसरा था कि जनता के न्याय के लिए कार्य करना, तीसरा था कि उन लोगों को प्रशासन व्यवस्था को अच्छी तरीके से चलाना, यानी कि जो जनता की भलाई के लिए हो। ठीक है, और चौथा था कि सैन्य प्रशासन की शक्ति को बढ़ाना, यानी सैनिक को हमेशा तादाद रखना कि आक्रमणों से बचा जाए, इसके लिए सैन्य शक्ति को हमेशा बढ़ा करके रखना। ठीक है, सैन्य व्यवस्था को बना करके रखना। दूसरा है कर व्यवस्था। फिर इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने कर व्यवस्था के बारे में भी बताया है, कर किस प्रकार का होना चाहिए, कर और न्याय उचित होना चाहिए। इसमें बोला गया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने बोला है कि कर और न्याय ये दोनों ही उचित होना चाहिए। भूमि कर उपज का 1/6 भाग व्यापारियों पर भी कर लगाया जाता था। कर वसूली कुशल अधिकारियों द्वारा किया जाता था, यानी कि भूमि कर जो है, यानी कि जो किसान है उन्हें भी कर देना पड़ता था, लेकिन 1/6 भाग उसे कर के रूप में चुकाना पड़ता था। 1/6 यानी कि अगर उसका उपज कितना भी हो रहा है, ठीक है, यानी 6 किलो हो रहा है, सपोज दैट अगर उसका उपज 60 किलो हो रहा है तो 60 किलो में उसको 10 किलो कर के रूप में अदा करना है, यानी कि 1/6 भाग उसे अदा करना है। ठीक है, और तो और व्यापारियों के लिए भी उस टाइम पे कर लगाया गया था, यानी व्यापारी अगर व्यापार कर रहे हैं आकर के तो उन्हें भी कर के रूप में कुछ ना कुछ वसूल उनसे भी किया जाता था। ठीक है, और तो और कर वसूली जो होता था, यानी ये सब जो कर वसूल होता था, राज्य कर, फिर व्यापारियों के द्वारा जो कर, ये सब सारा कर जो है वो कुशल अधिकारी वसूल करता था, यानी कि जो ये सब में ज्यादा योगदान देता है, या फिर यानी कि ज्यादा जो ये सब में एक्सपर्ट है उन्हें कर वसूल के लिए रखा गया था। ठीक है, तीसरा है हम लोग का सैन्य व्यवस्था। फिर इसमें सैन्य व्यवस्था के बारे में भी बताया गया है कि सैन्य व्यवस्था कैसा होना चाहिए। विशाल स्थायी सेना जिसमें 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी, 2,000 रथ और एक छोटी नौसेना भी होती थी। तो उन्होंने बताया कि, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने बताया कि इसमें एक विशाल सेना होता था जिसमें 6 लाख कम से कम पैदल सैनिक होते थे, 30,000 घुड़सवार होते थे, 9,000 हाथी हुआ करता था, और तो और 2,000 रथ हुआ करता था, और उसके साथ साथ एक छोटी सी सेना की टुकड़ी भी होती थी जिससे पूरा राजनीतिक व्यवस्था बना रहता था। चौथा है स्थायी प्रशासन, यानी कि अगर कोई राजा बना है तो उसका स्थायी प्रशासन जो है वो इस प्रकार का होना चाहिए। नगर प्रशासन बहुत प्रभावी था, नगर पालिका द्वारा संचालन होता था, राज्य में शांति और समृद्धि थी मेगास्थनीज के द्वारा। यानी मेगास्थनीज ने इसमें बताया कि जो नगर जो है वो बहुत प्रशासन प्रभावी तरीका से चलाया जाता था। ठीक है, और नगर जो है वो नगर पालिका द्वारा चलाया जाता था, संचालन होता था, और ये सब संचालन होने के कारण, यानी नगर पालिका द्वारा जो राज्य है वो चलाने के कारण राज्य में काफी शांति और खुशहाली समृद्धि रहती थी। ठीक है, मेगास्थनीज ने ये बताया। लास्ट पॉइंट है हम लोग का चंद्रगुप्त मौर्य का अंत, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का शासन सत्ता जो है वो किस प्रकार समाप्त हुआ। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 25 वर्ष तक शासन किया, बाद में जैन धर्म अपना लिया। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो लगभग 25 वर्ष तक शासन किए, यानी वो जो है लगभग 25 वर्ष तक शासन सत्ता को सुचारू रूप से चलाए, लेकिन बाद में फिर उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया।
ठीक है, यानी अपना लिया। अपना राज्य अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले गए। और उसका जो राज्य है यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो स्थापित जो राज्य था, यानी जिसमें वो राजा थे, बन के थे, जिससे वो शासन सत्ता को चलाते थे, उस शासन सत्ता को अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप करके और फिर वो एक श्रवणबेलगोला जगह है, वहां पे वो चले गए। जैन मुनि बनकर उपवास द्वारा मृत्यु प्राप्त की जिस पहाड़ पर रहे उसे चंद्रगिरी कहा जाता है। उन्होंने फिर बिंदुसार को राज्य सौंप करके फिर वो वहां से श्रवणबेलगोला चले गए। श्रवणबेलगोला जाने के बाद वो करीब उपवास रखने लगे, ठीक है, पहाड़ों में कई टाइम, बहुत टाइम तक वो लंबे समय तक उपवास रखने लगे पहाड़ में, ये सब में, ठीक है। और जैन मुनि की तरह, ठीक है, तो उन्होंने काफी उपवास रखने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और वो जिस पहाड़ पे जैन मुनि के रूप में जिस पहाड़ पे रहते थे तो उसे चंद्रगिरी कहा जाता है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का स्टूडेंट्स, राजा बिंदुसार का शासन। इसके बाद राजा बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इन्होंने 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक, यानी इन्होंने भी लगभग 25 वर्ष तक शासन किया। यानी कि राजा बिंदुसार जो थे वो राजा यानी चंद्रगुप्त मौर्य के ये बेटा थे, राजा बिंदुसार। इन्होंने भी लगभग 298 से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया, यानी कि लगभग इन्होंने भी 25 वर्ष तक शासन किया, ठीक है, भारतवर्ष पर। उन्होंने अपने पिता के साम्राज्य को बनाए रखा और स्थिरता बनाए रखी। यानी कि जो राजा बिंदुसार है वह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो छोड़े हुए जो सरकार है, यानी कि जो राजनीतिक जो सत्ता है उसको वो उसी तरह से विकसित करते रहे, यानी उसकी जो सत्ता है उसको अच्छी तरह से चलाते रहे, ठीक है, और उसका साम्राज्य को विकसित करते रहे, विशाल रूप देते रहे। नेक्स्ट है हम लोग का अशोक। फिर राजा बिंदुसार के बाद आता है उसका बेटा अशोक, ठीक है। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अशोक जो है वो बिंदुसार के पुत्र थे, ठीक है। उसने 273 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। यह लगभग 12 वर्ष तक उसने राज्य को बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं की थी। यानी कि जो अशोक है उन्होंने भी 273 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। शुरुआती के टाइम जब 273 ईसा पूर्व में जब उन्होंने अपनी शासन सत्ता में जब उन्होंने बैठा, ठीक है, तो वो लगभग 12 वर्ष तक कुछ भी नहीं किया अपने साम्राज्य को लेकर के। जैसा पहले का किया हुआ था, जो बिंदुसार जो करके गए थे बस वही था। लगभग 12 वर्ष तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। किंतु 261 ईसा पूर्व कलिंग को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार करने का फैसला किया। फिर 12 साल तक यानी कि 273 से 260 ईसा पूर्व तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बस ऐसे ही रहे, अपने साम्राज्य के विस्तार करने के बारे में या फिर कुछ किसी चीज के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। लेकिन 261 ईसा पूर्व में उन्होंने सोचा कि कलिंग के साथ युद्ध करके और अपना साम्राज्य को विस्तार किया जाए, ठीक है, यानी अपना साम्राज्य को बढ़ाया जाए कलिंग के साथ युद्ध करके, कलिंग को पराजित करके। फिर कलिंग युद्ध के बारे में जानेंगे। तो कलिंग के साथ फिर अशोक जो है वो युद्ध करते हैं। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। सबसे पहले अशोक जो है वो कलिंग पर आक्रमण करते हैं। युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए और भारी विनाश हुआ। इस युद्ध ने अशोक के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। अशोक जो है वो कलिंग के साथ युद्ध करते हैं। उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया, ठीक है, और फिर वो कलिंग के साथ युद्ध करने लगता है। लेकिन वहां इतना ज्यादा खून खराबा होता है कलिंग के साथ युद्ध करने के टाइम कि अशोक कभी वो स्थिति को कभी वो भूल ही नहीं पाते हैं कि कितना सारा खून खराबा हुआ था, ठीक है, ये सब सारा कुछ वो कभी भूल नहीं पाते हैं। और फिर उनका जो अशोक का यह जो युद्ध है कलिंग और अशोक के बीच जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध जो है वो अशोक के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। आगे जानेंगे कैसे बदल दिया। अशोक का परिवर्तन। अशोक में क्या क्या परिवर्तन आया युद्ध के बाद।
ठीक है। युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा त्याग दी। युद्ध के बाद अशोक जो है, राजा अशोक जो है वो हिंसा को त्याग देता है, यानी कि युद्ध वगैरह को त्याग देता है। ठीक है। उसके बाद हिंसा त्याग दी, बौद्ध धर्म अपना लिया, शांति और मानवता का प्रचार करने लगा। उसने देवनाम प्रिय यानी देवताओं का प्रिय कहा जाता है उसे। ठीक है। जो अशोक है वो इस युद्ध के बाद इस खून खराबे से वो काफी ज्यादा विचलित हो गए थे। ठीक है। यानी कि उन्हें अंदर से ये जो युद्ध है वो अंदर ही अंदर पूरा कचोड़ता जा रहा था। ठीक है। कि ये सब इतना ज्यादा खून खराबा हुआ। ठीक है। ये सब सारा कुछ उन्हें कभी इस हादसे को भूल ही नहीं पाए। एक तो सबसे पहले 12 साल के बाद कुछ करना चाहे, और जब देखे कि इतना ज्यादा खून खराबा होता है तो फिर उनका मन युद्ध वगैरह से पूरा तरीका से हट गया। वो चाहने लगे कि अब शांति से बस रहना है, और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है। और शांति से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। और बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार है शांति और मानवता का, उसका भी वो प्रचार करने लगे। और जो अशोक है उन्हें अशोक को देवनाम प्रिय यानी देवताओं का प्रिय कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि उनका कर्म वैसा था। अशोक का धम्म, जब अशोक ने ये सब सारा कुछ परिवर्तन आया तो अशोक ने एक धम्म की नीति अपनाई। ठीक है। धम्म के बारे में जानेंगे। धम्म का अर्थ है कर्तव्य और नैतिक जीवन का मार्ग, यानी धर्मों की अच्छी बातों का समावेश। धम्म का अर्थ होता है कर्तव्य और नैतिक जीवन का मार्ग, यानी कि ये जो धम्म की नीति थी इसमें अशोक ने कर्तव्य और नीति के बारे में बताया है कि लोगों के क्या क्या कर्तव्य है और लोगों को किस प्रकार रहना चाहिए। ठीक है। इसकी नीति के बारे में बताया है, यानी इसमें काफी विस्तारित रूप से बताया है कि लोगों को किस प्रकार की नीति को अपनाना चाहिए। हिंसा पर विजय पाना चाहिए और अहिंसा को अपनाना चाहिए। ठीक है। ताकि जो लोग है वो शांति और मानवता की मार्ग पे चल पाए। ठीक है। और जो ये धर्म था ये काफी सारे धर्मों का एक समावेश था, यानी काफी सारे धर्म से जो अच्छी बातें थी उन्हें लेकर के इस धर्म में लिखा गया था सारा कुछ। ठीक है। ताकि लोगों का जो जीवन है वो शांतिपूर्वक हो सके। मुख्य सिद्धांत, फिर अशोक का धर्म में क्या क्या मुख्य सिद्धांत था, इसमें क्या क्या दिया हुआ था मुख्य। ठीक है। अहिंसा, पशु बलि का विरोध, यानी सबसे पहला इसमें दिया हुआ था अहिंसा, यानी अहिंसा बनाए रखना, जिसमें सबसे पहले था कि पशु बलि का विरोध किया जा सके। यानी कि जो वैदिक काल से जो चला आ रहा था कि यज्ञ वगैरह या फिर कुछ भी पूजा पाठ का आयोजन में लोग पशु बलि दे करके और देवताओं को प्रसन्न करते थे। तो इसमें एक दिया गया था कि ये इस हिंसा को रोका जा सके, हिंसा पर विजय पाया जा सके, अहिंसा को अपनाया जा सके। इसलिए इन्होंने पशु बलि का विरोध किया, क्योंकि वो भी एक जंतु है। ठीक है। इसलिए नेक्स्ट है माता पिता और गुरु का सम्मान। दूसरा है माता पिता और गुरु का सम्मान। इसमें दिया हुआ था कि माता पिता और जो गुरु जी है ये तीनों ही जो है हमारे भगवान के समान है, इनका सम्मान करना चाहिए। तीसरा है सेवकों के साथ दयालु व्यवहार, यानी कि जो सेवक होते थे, यानी कि जो भी काम करते थे, चाहे वो किसी भी व्यवसाय का काम करता हो या फिर कोई घर का काम करता हो। ठीक है। उन सेवकों के साथ दयालु का व्यवहार होना चाहिए, यानी कि उन्हें हर टाइम बेइज्जत नहीं करना चाहिए, लज्जित नहीं करना चाहिए। ठीक है। उन्हें हमेशा, क्योंकि वो भी ईमानदारी से ही काम कर रहा है, तो इसलिए उनके साथ दयालु का व्यवहार किया जाना चाहिए। ठीक है। चौथा था सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता, यानी कि चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो या फिर क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो। ठीक है। वो किसी भी धर्म का हो, तो सभी धर्मों के साथ सहिष्णुता, यानी कि सभी धर्मों को एक समान रूप से देखना चाहिए। ठीक है। पांचवा है व्यर्थ अनुष्ठानों का विरोध, यानी कि व्यर्थ अनुष्ठान जो होता था उस टाइम पे, अनुष्ठान यानी कि जो पूजा पाठ वगैरह होता था उसके विरोधी थे। क्योंकि उस टाइम पे वैदिक काल में जब पूजा पाठ होता था तो लोग मतलब किसी भी काम पे जल्दी से ज्यादातर पशुओं की बलि दे दिया करते थे। तो इसलिए जो अशोक है वो बोलते थे कि व्यर्थ अनुष्ठान का विरोध किया जाना चाहिए, ताकि जो जीव जंतु है
वो तो बच भी सकते हैं, और प्लस जो यह हमारे मानवता का सिद्धांत भी है। ठीक है, नेक्स्ट है धर्म के प्रचार के उपाय। इसमें धर्म का जो प्रचार है उसमें क्या क्या उपाय था उसके बारे में जानेंगे। पहला है अशोक ने स्वयं आदर्श जीवन अपनाया, लुम्बिनी, सारनाथ जैसे तीर्थों की यात्रा की। अशोक जो है वो स्वयं जो है यानी कि वो खुद एक आदर्श जीवन को अपनाते हैं और उन्होंने सारनाथ, लुम्बिनी जैसे तीर्थ स्थलों की यात्रा भी की। ठीक है, दूसरा शिलालेख पर संदेश खुदवाएं। शिलालेख होता था जिसमें आप मतलब एक पत्थर टाइप का होता था और उसमें खुदवाया जाता था, क्योंकि पत्थर में तो लिखा नहीं जा सकता, तो उस टाइम पे उसे शिलालेख पर खुदवाया गया था। ठीक है, अच्छी अच्छी बातों को, ताकि लोगों के लिए मतलब संदेश खुदवाए जाते थे, कुछ अच्छी अच्छी बातों को उस शिलालेख पे खुदवाया जाता था ताकि लोग देखें और समझे। ठीक है, तीसरा है अधिकारियों को धर्म प्रचार का आदेश, यानी कि जो अधिकारी थे उन्हें धर्म प्रचार का आदेश दिया गया ताकि लोग धर्म के बारे में जाने। ठीक है, और धर्म का प्रचार करें, अशोक ने आदेश दिया था अधिकारियों को। चौथा है जनता की सुविधा हेतु कुएं, पेड़, औषधालय बनवाए। और इस धर्म के प्रचार में जो उपाय चौथा उसमें यह था कि जनता के लिए जो है औषधालय यानी कि हॉस्पिटल, ठीक है, फिर पेड़ वगैरह, क्योंकि पेड़ जीवन के लिए काफी जरूरी है। ठीक है, और तो और कुएं वगैरह भी बनवाए। पांचवा है धर्म महामात्य नामक अधिकारी नियुक्त किया। धर्म महामात्य के नाम से एक मतलब धर्म महामात्य का अधिकारी नियुक्त किया गया ताकि इस धर्म को जो है वो सुचारू रूप से चलाया जा सके। छठा है विदेशों में प्रचारक भेजे। फिर इस धर्म के सिद्धांत को और भी फैलाने के लिए, विस्तारित रूप से हर जगह पे फैलाने के लिए कुछ अधिकारियों को प्रचारक के रूप में भी वो भेजे। कहाँ भेजे? श्रीलंका, म्यांमार, मिस्र, मकदूनिया। ठीक है, श्रीलंका में भेजे, मकदूनिया में भेजे, ये सब सारे जगहों पे वो भेजते हैं। और ये जो प्रचारक है यानी कि धर्म का प्रचार का जो नेतृत्व करता था वो थे महेंद्र जो है वो धर्म का प्रचार करते थे। ठीक है, यानी वो मुख्य थे जो धर्म का प्रचार करते थे। ठीक है, धर्म का। नेक्स्ट हम लोग का अभिलेख, यानी जो अशोक है वो अभिलेख का भी एक निर्माण करते हैं जिसमें शिलाओं, स्तंभों और गुफाओं पर लिखे गए ब्राह्मी लिपि और प्राकृत यानी पाली भाषा का उपयोग। अभिलेख क्या होता था कि उसमें जो शिलालेख है, ठीक है, उसमें खुदवाए जाते, मतलब अभिलेख में शिलाओं, स्तंभों और गुफाओं पर अभिलेख हुआ करता था, यानी उसमें लिखा जाता था, खुदवाया जाता था, और वो जो उसका जो खुदवाया जाता था तो वो ब्राह्मी लिपि और पाली प्राकृतिक भाषा में होता था। ठीक है, अभिलेख का महत्व। और वो जो अभिलेख होता था वो अभिलेख इसलिए खुदवाया जाता था, उसके क्या क्या महत्व है इसके बारे में बताती हूँ। पहला, अशोक जीवन और विचारों की जानकारी। इस अभिलेख में जो है वो अशोक के जीवन के बारे में काफी विस्तृत रूप से जानकारी मिलती थी। ठीक है, और उनके क्या क्या विचार है उसके बारे में भी जानकारी मिलती थी। दूसरा है धर्म के सिद्धांतों का ज्ञात, यानी कि जो अशोक है वो धर्म के सिद्धांत के बारे में क्या क्या बताया है उस अभिलेख में मिलता था। मैंने आप लोगों को इससे थोड़ा देर पहले ही बताया कि शिलालेख में जो काफी सारा कुछ संदेश खुदवाया जाता था, तो वो जो शिलालेख है उसे ही अभिलेख कहा जाता था। शिलालेख हो या स्तंभ हो, ठीक है, ये सब सारा कुछ, या फिर गुफाएं कुछ होते थे, वो सब में सारा कुछ में खुदवाया जाता था ताकि लोगों के पास वो संदेश पहुंच सके कि धर्म का प्रचार हो सके, इसलिए। ठीक है, तो धर्म के बारे में भी उसमें काफी सारा ज्ञात हो जाया करता था। तीसरा है कलिंग युद्ध का विवरण। इसमें फिर जो अशोक जो है वो कलिंग के साथ युद्ध करते हैं तो उसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, कैसे धर्म का प्रचार किया गया, कैसे धर्म की नीति को अपनाया अशोक ने, ये सब सारा कुछ को उसमें विवरण विस्तारित रूप से दिया हुआ है। ठीक है, अभिलेख में। चौथा है साम्राज्य की विस्तार का पता चलता है, यानी कि इसमें जो अभिलेख है उसमें साम्राज्य की विस्तार के बारे में पता चलता है कि अशोक जब तक शासन किए तो उनका साम्राज्य का जो विस्तार है वो कहाँ तक था।
ठीक है। पांचवा है उस समय की भाषा और लिपि की जानकारी। अभिलेख से हमें उस समय की क्या क्या भाषा थी, उस टाइम की कौन सी लिपि का इस्तेमाल किया जाता था, तो उस टाइम का सारा कुछ पता चलता है। जैसे अभी हिंदी को ज्यादातर यूज किया जाता है और लिपि क्या है, देवनागरी। तो उस टाइम पे जो है किस भाषा का यूज किया जाता था और कौन सा लिपि में होता था, इस चीज का भी पता चलता है हमें अभिलेख से। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का स्टूडेंट्स मौर्य कालीन स्तंभ, यानी कि मौर्य के टाइम पे मौर्य के काल में जो स्तंभ थे उन स्तंभों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मौर्य कला के सर्वोत्तम नमूने पत्थर के स्तंभ है। यानी मौर्य कला यानी मौर्य कालीन के जो स्तंभ है, यानी मौर्य काल का जो स्तंभ है वो पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, यह स्तंभ कई स्थानों पर मिले हैं, जैसे सांची, सारनाथ, इलाहाबाद और नंदनगढ़। ठीक है, यह जो स्तंभ है ये कई स्थानों में मिले हैं, जैसे सांची, ठीक है, नंदनगढ़, सारनाथ, ये सब सारा जगहों पर। ठीक है, स्तंभ के भाग और उस स्तंभ के यानी स्तंभ जो होता था उसका भाग होता था, हर स्तंभ के 3 भाग होते थे। हर स्तंभ का जो होता था उसका 3 भाग होता था। पहला होता था शीर्ष, ठीक है, दूसरा होता था स्तंभ और तीसरा होता था आधार। पहला आधार, दूसरा स्तंभ और तीसरा शीर्ष। सारनाथ स्तंभ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे प्रसिद्ध स्तंभ सारनाथ में मिला। सारनाथ में सबसे प्रसिद्ध स्तंभ मिला, यानी सबसे जो मुख्य स्तंभ मिला है। ठीक है, यहाँ गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध जो है उन्होंने भी अपना जो बौद्ध धर्म का जो उपदेश है, जो पहला उपदेश है वो सारनाथ में ही दिया था। इसका शीर्ष ही पत्थर से बना है। शीर्ष पर 4 शेर बने हैं। इसका जो शीर्ष है यानी जो ऊपर वाला भाग है, ठीक है, शीर्ष से जो ऊपर वाला भाग है वो क्या बना है, उसके वो जो बना है पत्थर से बना है। ठीक है, उसका जो शीर्ष है वो पत्थर से बना है और शीर्ष में 4 शेर बने हुए हैं, टाइगर बने हुए हैं। ठीक है, चक्र यानी धर्म चक्र बुद्ध के संदेश के प्रसार का प्रतीक है। यानी कि जो चक्र है, जो स्तंभ में जो चक्र बना हुआ है वो बौद्ध धर्म के प्रसार का प्रतीक है। ठीक है, दूसरा आधुनिक भारत में महत्व, और यह स्तंभ जो है वो आधुनिक भारत में किस प्रकार महत्व है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, सारनाथ स्तंभ का शीर्ष भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। सारनाथ स्तंभ का जो शीर्ष है वो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो पैसे वगैरह हैं, ठीक है, जैसे कि नोट वगैरह है, 500 का नोट, 100 का नोट, 200 का नोट हो या फिर 10, 20 जितना का भी नोट हो, सिक्का में भी यहाँ तक कि सब में वो सारनाथ का जो स्तंभ है वो बना हुआ रहता है, जिसमें 4 ऊपर में शेर का चित्र बना हुआ रहता है। उसमें 4 रहता है, दिखता 3 है बट रहता 4 ही है। ठीक है, एक आगे, एक पीछे, एक दाएं और एक बाएं। ठीक है, 4 शेरों की आकृति भारतीय मुद्रा पर है। मैंने आप लोगों को बताया कि जो 4 शेरों की जो आकृति है वो भारतीय मुद्रा में ही पाया गया, यानी हम लोग का जो रुपया जो है उसमें सारनाथ का स्तंभ दर्शाया गया है। धर्म चक्र को राष्ट्रीय ध्वज में दर्शाया गया है। धर्म चक्र यानी जो चक्र है, यानी सारनाथ स्तंभ में जो 24 तिल्लिया का जो चक्र है वो राष्ट्रीय ध्वज में भी दर्शाया गया है। और वो किस चीज का प्रतीक है? अशोक चक्र जो है वो किस चीज का प्रतीक है? धर्म और शांति का प्रतीक है। ठीक है, उन्नति और शांति का। अन्य स्तंभ यानी कि और भी कहीं कहीं स्तंभ मिले हैं सारनाथ स्तंभ के अलावा। रामपुरवा में बेल शीर्ष का स्तंभ, रामपुरवा में जो है बेल शीर्ष का स्तंभ मिला है। और दूसरा नंदनगढ़ में घोड़े का शीर्ष पाया गया है, और नंदनगढ़ में जो है वो घोड़े का शीर्ष पाया गया है। 3 जगहों पे मिला मुख्य रूप से। पहला जो सबसे प्रसिद्ध है सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ, यानी कि वो जो स्तंभ है वो शेर से बना हुआ था। दूसरा रामपुरवा में जो बेल शीर्ष स्तंभ, यानी कि जो रामपुरवा में जो है वो बेल का बना हुआ उसमें स्तंभ है। और तीसरा जो है वो नंदनगढ़ में घोड़े का स्तंभ, यानी कि वो उसमें
घोड़े की आकृति का स्तंभ बना हुआ है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है स्तूप। स्तूप के बारे में जानेंगे कि स्तूप क्या होता है। स्तूप की बनावट गुंबद जैसी होती है, इन्हें पत्थर या ईंटों से बनाया जाता था। स्तूप जो है उसकी जो बनावट होती थी वो गुंबद टाइप से होता था, ठीक है, यानी कि गुंबद यानी कि एक तरह का गुफा टाइप का होता था वो जो क्या बोलते हैं स्तूप होता था। और वो जो स्तूप है उसे पत्थर और ईटा से बनाया जाता था। गुंबद टाइप का यानी कि थोड़ा गड्ढा टाइप का होता था, गुंबद टाइप का, ठीक है, उस टाइप का बनाया जाता था स्तूप। और वो जो स्तूप होता था वो पत्थर और ईंटों से बनाया जाता था। उद्देश्य, स्तूप बनाने के पीछे क्या क्या उद्देश्य था। पवित्र स्थलों की स्मृति में बनाए जाते थे। गौतम बुद्ध के अवशेष सुरक्षित रखने के लिए भी बनाए गए हैं। यानी कि जो स्तूप है वो पवित्र स्थलों की स्मृति के लिए बनाया जाता है। यानी कि बहुत जगहों पे आप देखिएगा जहाँ पे पवित्र स्थान है, यानी कि जहाँ पे मंदिर वगैरह है, वहां पे कोई जो विशेष जो बहुत पुरातात्विक जो मंदिर है उसमें आपको गुंबद मिलेगा, मतलब स्तूप मिलेगा गुंबद टाइप का, ठीक है। तो वहां पे स्तूप बनाए जाते हैं प्रतीक के रूप में, ठीक है। और यहाँ तक कि जो गौतम बुद्ध के जो अवशेष है वो भी गुंबद में रखा गया, यानी स्तूप में रखा गया है, ठीक है, सुरक्षित ढंग से। प्रमुख स्तूप, कुछ प्रमुख स्तूप के नाम है, जैसे भरहुत स्तूप और सांची स्तूप। दो स्तूप है जो काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, काफी प्रसिद्ध स्तूप है, भरहुत स्तूप और सांची का स्तूप, ठीक है। सांची स्तूप की विशेषताएं, सांची स्तूप जो है वो काफी ज्यादा क्या बोलते हैं विकसित स्तूप है, ठीक है। उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। मूल निर्माण अशोक महान ने करवाया। इसका जो मूल निर्माण है यानी कि जो नींव जो है, ठीक है, सांची का स्तूप का जो नींव है वो अशोक ने करवाया था। बाद में शुंग काल में इसका विस्तार हुआ, दीवारों पर सुंदर मूर्तियां बनी हैं। फिर बाद में जब अशोक ने उसका मूल यानी नींव को जब बनाया तो फिर बाद में जो शुंग वंश है उन्होंने उसको पूरा तरह से विस्तार रूप से बनाया और इसके दीवारों पर जो है वो सुंदर मूर्तियां बनी है। ये मूर्तियां बुद्ध के जीवन की घटनाओं को दर्शाती है। और वो जो मूर्तियां है, जो मूर्तियां बनाई गई है सांची के स्तूप पे, वो जो मूर्तियां है वो भगवान बुद्ध के जीवन को दर्शाती है। उन्होंने क्या क्या महान कार्य किए, ठीक है, ये सब सारे चीज को उस मूर्ति को वैसा कलाकृति के रूप से बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन के बारे में जानेंगे। सर्वोच्च अधिकारी यानी राजा जो है, यानी सम्राट, राजा के पास व्यापक अधिकार थे पर मनमानी नहीं करता था। धर्म के अनुसार शासन और निर्णय मंत्रियों की सलाह से लिए जाते थे। यानी जो केंद्रीय जो प्रशासन है उसमें जो सर्वोच्च स्थान जो होता था वो राजा का होता था, यानी जो सम्राट का होता था, ठीक है। लेकिन वो कोई भी मनमानी अधिकार नहीं जताता था जनता के ऊपर। और तो और वो जो है वो धर्म के अनुसार ही कोई भी कार्य करता था। और तो और वो मंत्री परिषदों से निर्णय लेकर के कार्य करता था कि आप हमें बताइए कि ये सही है या फिर गलत है। मंत्री परिषद भी जब उस निर्णय पर हामी भरते थे, यानी कि जब बोलते थे कि हाँ सही है, तो फिर वो जो राजा होता था वो फिर वो निर्णय को फिर आगे बढ़ाता था, जनताओं पर लागू किया जाता था, ठीक है। यानी खुद का स्वैच्छिक अधिकारी नहीं होता था उस टाइम पे। दूसरा है प्रांतीय प्रशासन, यानी कि प्रांतीय प्रशासन के बारे में जानेंगे। केंद्रीय प्रशासन होता है कि पूरा इलाका का, और प्रांतीय प्रशासन जो होता है वो एक किसी राज्य का, ठीक है। साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रत्येक प्रांत का प्रमुख राज्यपाल होता था। प्रांत आगे जिलों में विभाजित थे, यानी साम्राज्य जो था वो कई प्रांतों में विभाजित था, यानी जो पूरा उसका साम्राज्य जो था वो कई राज्यों में विभाजित था। और जो वो राज्य था वो फिर जिलों में, प्रत्येक प्रांत जो था वो उसमें प्रमुख राज्यपाल होता था। और प्रांत जो था वो आगे चल के फिर जिलों में विभाजित होता था। जैसे अभी भी वैसा ही है, सबसे पहले हम लोग का भारत आता है, फिर भारत के अंदर भी कितने सारे राज्य आते हैं, राज्य के अंदर फिर क्या आते हैं, जिले आते हैं, ठीक है। उसके बाद है नगर प्रशासन।
फिर जिले के अंदर नगर आता है, मतलब कई सारे गांव जो है वो स्थगित रहता है, यानी कि जो कितने सारे गांव जो है वो क्या बोलते हैं उसको, कई सारे गांव जो है वो विराजित रहते हैं। ठीक है, बड़े नगर जैसे पाटलिपुत्र, उज्जैन आदि थे। नगर प्रशासन एक अधिकारी नागरिक यानी नगराध्यक्ष के अधीन था। यानी कई बड़े नगर उस टाइम पे थे, जैसे पाटलिपुत्र, उज्जैन वगैरह। ठीक है, वो नगर प्रशासन का वो सब में नगर प्रशासन का एक अधिकारी होता था, जिसे नगराध्यक्ष या नागरिक कहा जाता था। ठीक है, और जो नगर प्रशासन होता था, नगर जो होता था वो नगराध्यक्ष के अधीन ही होता था। अधीन यानी कि वो उस पूरे नगर का जो कार्रवाई है और फिर उसमें क्या क्या निर्णय होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सारा जो निर्णय लेता था वो नगराध्यक्ष ही लेता था, यानी नागरिक ही लेता था। चाणक्य के अनुसार 30 सदस्यों की समिति नगर प्रशासन चलाती थी, और चाणक्य के अनुसार जो है उसमें 30 समिति जो है वो पूर्ण रूप से उसे चलाती थी। ठीक है, लास्ट पॉइंट है हम लोग का चौथा, परिवहन और व्यापार। फिर परिवहन और व्यापार कैसा होता था उस टाइम पे। सड़कों और नदी मार्गों का विकास किया गया, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिला। सड़कों और नदियों का विकास किया गया, यानी कि कई सड़क और नदी मार्ग बनाए गए, जिससे व्यापार करने के लिए आसानी किया गया, ताकि व्यापार जो है वो आसानी से हो सके। उसमें मार्ग बनाए गए, नदियों में भी व्यापार और वाणिज्य को फिर बढ़ावा दिया गया। ठीक है, ताकि सुचारू रूप से जो राज्य है उसमें आमदनी का आना जाना लगे रहे। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो बार बार मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मैम अभी आप क्या चीज का पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आपने कितने पढ़ाई की है। बार बार ये कमेंट में मुझसे पूछा जा रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैं ठीक वैसे ही बाकी लोगों की तरह ग्रेजुएशन कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन वैसे तो मेरा मनपसंद का कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अभी तक जो भी हुआ है बस एक यही चीज है कि मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है, तो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रही हूँ। अगर किसी को किसी चीज की भी जरूरत होगा, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या फिर धर्म से रिलेटेड हो या फिर लाइफ से कोई भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को जरूर बताऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ, अपना चैप्टर को कंटिन्यू करती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का जन कल्याणकारी उपाय। अशोक महान प्रजा को अपने बच्चों जैसा मानता था। जन कल्याणकारी उपाय का मतलब यहाँ पे है जन यानी जनता, और कल्याणकारी उपाय यानी जनता के लिए जो भी कल्याण करना, यानी कल्याणकारी यानी कि जो उनकी जरूरतों के लिए हो। ठीक है, तो यहाँ पे जन कल्याणकारी उपाय का मतलब है कि जनता की जरूरत के लिए किए गए उपाय। ठीक है, यानी किए गए सुविधाएं। तो जो अशोक है वो अपना प्रजा को यानी कि जनता को वो अपने बच्चों की तरह मानता था। मनुष्य और पशुओं के लिए अस्पताल बनवाए, यात्रियों के लिए कुएं और धर्मशालाएं बनी, पेड़ लगवाए और सुविधाएं बढ़ाई। जो अशोक है वो जितने भी वहां पे जो जनता थे उन लोग के लिए वो अस्पताल बनवाता है, पीड़ितों के लिए अस्पताल बनवाता है। ठीक है, और औषधालय यानी अस्पताल। ठीक है, और तो और पशुओं के लिए, यहाँ तक कि वो पशुओं के लिए भी अस्पताल बनाता है, क्योंकि वो काफी विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। तो वो हर एक जीव, हर एक प्राणी के पीछे बहुत ज्यादा सजग थे, तो उन्होंने पशुओं तक के लिए भी अस्पताल बनवाई। ठीक है, और तो और वहां पे अपना साम्राज्य में वो कितने सारे पेड़ पौधों को लगाए। ठीक है, और तो और जो यात्री लोग जो थे, यानी कि जो व्यापार के लिए आते थे, तो उन लोगों के लिए धर्मशालाएं बनवाई।
कुएं बनवाए, ठीक है। और इसी तरह वो अपने सुविधा को बढ़ाता गया जनता के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक नीति, यानी कि उस टाइम पे धार्मिक नीति किस प्रकार का था। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, सभी धर्मों का सम्मान करता था, सभी मतों के लोगों के साथ समान व्यवहार करता था। अशोक जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी बौद्ध धर्म को मानता था, ठीक है। और तो और वो जो है अशोक जो थे वो सभी धर्मों को एक समान मानते थे, यानी कि कोई भी धर्म को बड़ा या फिर छोटा, कोई भी धर्म को नीचा या फिर कोई भी धर्म को ऊंचा वो नहीं मानता था, पूरा हर सभी धर्म को वो एक समान मानता था, ठीक है। तो और वो जो है वो सभी मतों के लोगों को भी समान मानता था, यानी कि अगर किसी का मेंटेलिटी अगर अलग है, यानी किसी का मत अगर अलग है उस विचार को लेकर के या फिर किसी भी विचार को लेकर के, तो वो उन लोगों को भी समान मानता था, ठीक है। क्योंकि उनका मानना था कि जितने भी मनुष्य है वो हर मनुष्य तो एक जैसा है नहीं, तो हर किसी का मत भी अलग अलग होगा, वो इस चीज को एक्सेप्ट करता था, इसलिए वो हर किसी का मत को समान मानता था, ठीक है, एक समान मानता था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का मौर्यकालीन समाज, यानी कि मौर्यकालीन समाज, यानी कि यहाँ पे है कि मौर्य काल किस टाइम पे, यानी मौर्य काल जब चल रहा था उस टाइम पे समाज कैसा था। समाज में जाति प्रथा प्रचलित थी, उस टाइम पे जाति प्रथा जो था वो काफी प्रचलित था। चोरी बहुत कम होती थी, घरों में ताले नहीं लगते थे। अशोक ने पशु हिंसा वाले खेलों पर रोक लगाई, यानी कि उस टाइम पे मौर्यकालीन समाज जब था तो वहां उस टाइम पे चोरी वगैरह कुछ होता नहीं था, ठीक है। और चोरी नहीं होता था इसलिए लोग जो थे वो घरों में ताला भी नहीं लगाते, चोरी होगा तब ना ताला लगाएगा, इसलिए चोरी नहीं होता था तो लोग घरों में ताला भी नहीं लगाते थे। और अशोक जो थे वो पशु हिंसा को लेकर के भी रोक लगाया, पशु के खेलों को लेकर के भी रोक लगाया, यानी कि उस टाइम पे जैसे जो राजा लोग होते थे वो अपना मनोरंजन के लिए या फिर अपना वीरता को दिखाने के लिए वो कई बार पशुओं को शिकार करने के लिए भी चले जाते थे। तो इनका मानना था कि मैं सिर्फ अपना शौक को पूरा करने के लिए, खुद को वीरता साबित करने के लिए मैं किसी भी जीव का हत्या नहीं कर सकता। तो ये जो है इनका मानना था कि पशु के शिकार के, यानी पशु से लेकर कोई भी हिंसात्मक कार्य को लेकर के रोक लगाना चाहिए, चाहे वो खेल हो या फिर धार्मिक वैदिक परंपरा हो, ठीक है। मेगास्थनीज ने इसका वर्णन किया। ब्राह्मण और वैश्य वर्ग की स्थिति उच्च थी। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो जाति प्रथा थी वो काफी हद तक बढ़ चुकी थी, तो उस टाइम पे ब्राह्मण लोगों को उच्च जाति का माना जाता था और जो नीचे जो कास्ट के होते थे उन्हें अछूत का व्यवहार उन लोग के साथ किया जाता था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जाति प्रथा जो है वो अभी से ही चला आ रहा है या फिर अभी ही चल रहा है। जाति प्रथा जो है ये कई हजारों वर्ष पहले से चला आ रहा है और वर्तमान में है अभी, और ऐसा भी हो सकता और ऐसा है कि ये जल्दी खत्म भी नहीं होने वाला है। जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कोई भी प्रथा जल्दी से समाज से वो विलकित नहीं होता, यानी कि वो जल्दी से हटाया नहीं जाता है, क्योंकि किसी भी प्रथा को बनने में भी बहुत टाइम लगता है और उसको हटने में उससे भी ज्यादा टाइम लगता है। जैसे कि दास प्रथा और सती प्रथा, पहले दास प्रथा और सती प्रथा भी थी, तो उसको फिर धीरे धीरे हटाया गया, एकदम से हटाया नहीं गया। उसी तरह ये जो जाति प्रथा है ये काफी हजारों वर्ष पहले से चला आ रहा है, अभी वर्तमान में भी चल रहा है और अभी कई 100 वर्ष चल भी सकता है, ठीक है। तो ये जल्दी से खत्म होने वाली प्रथा नहीं है। इसके लिए बस एक ही चीज हो सकता है कि समाज को जागरूक होना होगा कि ये जो प्रथा है ये काफी असंगनीय अपराध भी है और प्लस बहुत अजीब सा प्रथा है, ठीक है। लोगों को समझना होगा कि ये मानसिकता काफी निचतर मानसिकता है, ठीक है, तभी जाके ये जो जाति प्रथा है ये हट सकता है। खैर, तो चैप्टर में आती हूँ।
अन्य वर्ग जैसे किसान, कारीगर, व्यापारी, चरवाहे, किसारी, शिकारी थे। समाज में उच्च नैतिकता थी। यानी कि अन्य वर्ग जो होते थे, यानी कि जैसे किसान होते थे, व्यापारी होते थे, ठीक है, जो शिकार करता होते थे, यानी जो शिकारी वगैरह जो करते थे, ये सब भी उस टाइम पे समाज में शामिल थे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का मौर्य साम्राज्य का पतन। फिर मौर्य साम्राज्य के पतन को जानेंगे, ठीक है। अशोक की मृत्यु लगभग 232 ईसा पूर्व में हुई। उसके बाद साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होकर टूटने लगा। कलिंग के युद्ध के बाद, ठीक है, कई वर्षों तक जो अशोक है वो अपने शासन सत्ता को स्थापित करता है। बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने के बाद भी वो अपने शासन सत्ता को स्थापित करते रहता है, मतलब शासन सत्ता को चलाते रहता है। बट 232 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर जो साम्राज्य है वो काफी हद तक टूट जाता है, ठीक है, टूट जाता है यानी कि काफी हद तक वो कमजोर हो जाता है। पतन के मुख्य कारण। फिर पतन का जो मुख्य कारण क्या था इसमें? पहला, साम्राज्य बहुत विशाल था, कमजोर उत्तराधिकारी इसे संभाल नहीं पाए। यानी कि साम्राज्य जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से ही काफी विशाल हो गया था, ठीक है। और अशोक ने जब कलिंग युद्ध किया तो और एक साम्राज्य फिर बढ़ गया था। तो मौर्य कारण जो साम्राज्य था वो काफी विशाल था। और इसके पतन का एक ये कारण था कि काफी बड़ा होने के कारण जो कमजोर उत्तराधिकारी जो था, ठीक है, कमजोर उत्तराधिकारी जो है वो इस साम्राज्य को सही ढंग से चला नहीं पाया, ठीक है, यह एक रीजन है। दूसरा है कर वसूली कमजोर हो गई, सेना का खर्च नहीं उठा सके। कर वसूल करता जो थे उस टाइम पे, तो कर वसूली सही ढंग से चल नहीं पाया क्योंकि जो राजा था वो काफी कमजोर था, जिसके कारण राज्य कमजोर हो गया था। राज्य कमजोर हो गया तो फिर लोग जो थे वो कर देने में असमर्थ हो गए, ठीक है। तो असमर्थ होने के कारण जब कर जो है जो वो जनता से नहीं लिया जाएगा तो फिर वो राजकोष में जमा कैसे होगा? राजकोष में जमा नहीं होगा तो फिर वो सेना का खर्च में कैसे किया जाएगा, ठीक है। सपोज डैट कि हम लोग का भारतीय अभी वर्तमान में जो चल रहा है, यानी कि वर्तमान में जो राजनीतिक मतलब राजनीतिक जो भी कार्यकाल चल रहा है, तो उसमें भी यहाँ तक कि अभी भी लोगों से टैक्स वसूला जाता है हर एक चीजों पे, चाहे वो आपका कोई भी वस्तु हो, हर एक वस्तु से टैक्स वसूला जाता है। वो टैक्स जाकर के फिर मंत्रालय में जमा होता है। फिर वहां से जो भी जरूरत का जनता के लिए या फिर सैनिकों के लिए जो भी जरूरत रहता है वो फिर वहां से निकाल करके और फिर जरूरतमंदों को दिया जाता है, या फिर किसानों को भी दिया जाता है या फिर सैनिकों को दिया जाता है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि तो इससे क्या होता है कि हमारा जो भारत है वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, क्योंकि अगर सैनिक स्ट्रॉन्ग रहेगा तो भारत का सुरक्षा, भारत का जो नागरिक है वो भी सुरक्षित रहेगा। तो इसलिए इसमें भी ऐसा होता था, इसमें भी ठीक वैसे ही है कि जब उत्तराधिकारी जब कमजोर हो गया तो वहां का जनता भी कमजोर हो गया, और जनता कमजोर हुआ तो फिर वो टैक्स देने में असमर्थ हो गया, ठीक है। और असमर्थ होने के कारण जो सैनिकों की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, क्योंकि टैक्स नहीं जा रहा था, तो फिर जो संग्रहालय था, यानी कि जिससे सैनिकों के लिए जो भी जरूरत की चीजों की उपलब्धता कराई जा रही थी, तो वहां से फिर उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, तो फिर राज्य जो है वो धीरे धीरे कमजोर होते गया, ठीक है, खोखला होते गया। तीसरा पॉइंट है कलिंग और दक्षिणी क्षेत्रों में विद्रोह। और उस टाइम पे जो कलिंग है और दक्षिणी क्षेत्र में जो शामिल राज्य थे उन दोनों के बीच काफी विद्रोह हुआ था। चौथा कारण है पश्चिमोत्तर से यूनानी आक्रमण। और मौर्य साम्राज्य में पश्चिमोत्तर यूनानी लोग जो थे, यानी कि पश्चिम उत्तर साइड में जो यूनानी लोग बसे हुए थे वो लोग भी मौर्य साम्राज्य में आक्रमण कर देते हैं। इसके कारण भी मौर्य साम्राज्य का पतन होता है। पांचवा लास्ट कारण है सेना की शक्ति घट गई, अशोक के बाद युद्ध नहीं हुए। जैसे टैक्स देने में सब लोग असमर्थ हो गए,
तो सैनिक सैनिक का जो भी खर्चा वगैरह जो राजकोष से जो निकाल करके दिया जाता था, तो राजकोष भरा हुआ ही नहीं था, तो सैनिक के लिए कुछ भी देने के लिए जो उत्तराधिकारी यानी जो राजा होते थे वो असमर्थ हो गए थे, जिसके कारण जो सैनिक है वो काफी कमजोर हो गया। तो और युद्ध वगैरह होने नहीं लगा, तो उससे भी साम्राज्य में काफी ज्यादा अफेक्ट करा, ठीक है, जिसके कारण भी मौर्य साम्राज्य जो है उसका पतन हो गया। ठीक है, लास्ट पॉइंट है हम लोग का मौर्य साम्राज्य का अंत। उसके बाद लास्ट में जब पतन हुआ, यानी धीरे धीरे जब वो पूरा खोखला हो गया, तो फिर लास्ट में मौर्य साम्राज्य का अंत भी हो जाता है। कैसे? मौर्य जनरल पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक विद्रथ की हत्या कर दी। इसके साथ ही मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। मौर्य जनरल जो थे पुष्यमित्र शुंग जो थे, ठीक है, वो अंतिम मौर्य शासक जो थे विद्रथ, यानी जो अशोक के पुत्र जो थे विद्रथ, उनकी ये हत्या कर देता है। क्योंकि विद्रथ जो थे वो जैसे ही राजगद्दी पर बैठे, वो ज्यादा टाइम तक शासन सत्ता को चला नहीं पाए, क्योंकि अशोक के बाद जो था वो काफी ज्यादा मौर्य साम्राज्य जो था वो काफी कमजोर हो गया था, तो जिसके कारण विद्रथ जो थे वो काफी टाइम तक शासन सत्ता को स्थापित नहीं कर पाए। तो उस टाइम पे ठीक वो शासन सत्ता पे स्थापित हुए ही थे, और जो पुष्यमित्र शुंग जो है मौर्य साम्राज्य का जो जनरल था, वो पुष्यमित्र शुंग जो है वो विद्रथ की हत्या कर देते हैं, और फिर यहीं से जो है मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को इस पूरा चैप्टर में इसमें हर एक चीज के बारे में आप लोगों को समझा चुकी है अच्छे से। ठीक है, तो इसमें जो मेन एक टॉपिक है, यानी कि मेन जो एक इसमें पूरा सार में एक चीज निकलता है कि इसमें मौर्य क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये जो दो धर्म है, ये दो धर्म जो है वो उस टाइम पे काफी ज्यादा प्रचलित थे। तो मेरा मानना ये है कि जो भी लोग, यानी कि जो मनुष्य है, वो अपने करियर को लेके, ठीक है, या फिर किसी भी चीज को लेकर के काफी ज्यादा स्ट्रेस में रहता है। तो स्ट्रेस में रहने के कारण जो है वो अपना जो ये सब मतलब सारा जितने भी मनुष्य है वो सारे निरर्थक चीजों में फंसे हुए हैं। ठीक है, चाहे वो करियर को लेकर के हो या फिर लाइफ को लेकर के हो। अभी जैसे स्टूडेंट्स ही जो है वो अभी पढ़ाई कर रहा है, तो पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? करियर को अपना सेटल करने के लिए, करियर को स्टेबल बनाने के लिए, खुद को स्टेबल बनाने के लिए। तो मेरा मानना यह है कि आप, ये तो अलग चीज है कि आपको अपना करियर बनाना है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी जानना है कि मैं आखिर हूँ कौन। ठीक है, मेरा अस्तित्व क्या है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने अंदर में जो मैं शब्द है उसको हटाना पड़ेगा, यानी कि आपको सबसे पहले अपने अंदर हिंसात्मक जो सोच है उसको सबसे पहले मिटाना होगा, और तो और जो घमंड भरा हुआ है कि मैं ये हूँ वो हूँ, वो सब सारा कुछ हटाना पड़ेगा। और मेरा मानना यह है कि ये सब फालतू का जो निरर्थक चीजों में जो लोग फंसे हुए हैं उससे लोगों को निकलना चाहिए, और एक ऐसा सार्थक चीज के पीछे लोगों को निकलना चाहिए जिससे अंततः उन्हें सुकून मिले। ठीक है, जैसे कि बौद्ध धर्म में ही जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, वो लोग जो थे वो अपने मेंटलिटी को उस हद तक बढ़ाते हैं, और तो और वो इतना ज्ञान प्राप्त करते हैं और इतना ध्यान अर्जित करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो अंदर का जो मेंटलिटी है और अंदर का जो आत्मा है वो काफी हद तक ईश्वर की प्राप्ति की ओर चल जाता है। तो मेरा मानना यह है कि आप करियर को बनाइए, ये आपका जीवन शैली है एक प्रकार का, लेकिन आपको आगे का भी सोचना चाहिए कि आपको आगे क्या करना है। ठीक है, यानी कि आपको ईश्वर से भी जुड़े रहना है। ठीक है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, स्टूडेंट्स हो या फिर कोई एडल्ट हो, चाहे कोई भी हो, आपको ये सोचना है कि मुझे इस जीवन शैली से निकलने के बाद भी मेरा एक जो सार्थक चीज है उसके पीछे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए।
लास्ट में मैं आप लोगों को पाठ का सार यानी कि इस चैप्टर में मैंने क्या क्या पढ़ाया है उसका पूरा ओवरव्यू मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले मैंने पढ़ाया था सिकंदर का आक्रमण और राजा पोरस की हार, यानी सिकंदर का आक्रमण होता है और राजा पोरस की हार होती है, इसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ईरान तथा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद सिकंदर की सेनाओं ने सिंधु नदी को पार किया। सिकंदर की सेनाओं ने पोरस पर अचानक आक्रमण किया। सिकंदर ने राजा पोरस के साहस की प्रशंसा की और उसे उसका राज्य वापस लौटा दिया। सिकंदर के सैनिकों ने आगे जाने से इनकार कर दिया। उसने 325 ईसा पूर्व में अपनी वापसी यात्रा शुरू की। सिकंदर द्वारा अपनाए गए मार्ग से अन्य देशों के साथ व्यापार तथा संपर्क का प्रोत्साहन मिला। यानी कि जो सिकंदर है, ठीक है, वो अपना सेना के साथ सिंधु नदी को पार करके, ठीक है, झेलम नदी को पार करके और वो अचानक से राजा पोरस पे हमला कर देता है, ठीक है। और वो अचानक से हमला कर देता है, लेकिन फिर भी जो राजा पोरस है वो जो है वो वीरता के साथ उस युद्ध को लड़ते हैं। हालांकि वो विजयी नहीं हो पाते, लेकिन लड़ते बहुत साहस और वीरता के साथ है, ठीक है, क्योंकि पहले से तो वो युद्ध मतलब पहले से तो वो किसी चीज का सुरक्षा करके नहीं रखा था कि आक्रमण आज होने वाला है इसलिए मैं सुरक्षा करके रखूं, ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी वो जो राजा पोरस है वो काफी वीरता के साथ, साहस के साथ और उस युद्ध को लड़ते हैं, ठीक है। और लड़ने के बाद फिर ये सब देखते हुए सिकंदर जो है वो सारा कुछ देखता है कि राजा पोरस कितने साहसी है, कितने वीर है, कि इस परिस्थिति में भी वो इतने साहसी के साथ लड़ते हैं। वो काफी प्रसन्न होते हैं और फिर सिकंदर युद्ध जीतने के बाद भी, ठीक है, उसकी वीरता यानी कि राजा पोरस की वीरता को देख करके काफी प्रसन्न होकर के और उन्हें उनका राज्य जो है उसे वापस लौटा देते हैं। और फिर वापस लौटाने के बाद वो सिकंदर जो है वो अपने सैनिक को बोलते हैं कि चलो आगे किसी और राज्य में हमला करेंगे। तो उसके सैनिक जो है वो आगे जाने के लिए इनकार कर देते हैं। रीजन क्या था? वहां मगध का साम्राज्य था, क्योंकि मगध का साम्राज्य उस टाइम पे काफी ज्यादा शक्तिशाली था, ठीक है। तो जब इनकार कर देता है सैनिक उनका, तो फिर सिकंदर जो है वो 325 ईसा पूर्व में वो फिर वापसी की यात्रा तय करता है। तो सिकंदर का जब आक्रमण हुआ तो उसके कारण जो है व्यापार का जो मार्ग है वो खुल गया था, ठीक है, मौर्य साम्राज्य में। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब और मगध पर कब्जा कर लिया। तो राजा पोरस की जब हार हुई उसके बाद मौर्य साम्राज्य का आरंभ हुआ, और जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले जो राजा थे उन्होंने पंजाब और मगध पर कब्जा किया। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य वंश का पहला शासक बन गया। 305 ईसा पूर्व में उसने सेल्यूकस को हराया। हेरात, काबुल और कंधार के इलाके जीत लिए, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो चंद्रगुप्त वंश के सबसे पहले शासक थे। उन्होंने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को हरा करके हेरात, काबुल और कंधार को जीत लिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था चंद्रगुप्त मौर्य की महानता के बारे में, ठीक है, उन्होंने क्या क्या महान कार्य किए। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 25 वर्ष तक शासन किया। सबसे पहला कार्य था राजा का कर्तव्य। राजा के कर्तव्य के बारे में वो काफी विस्तार पूर्वक बताते हैं। कर के बारे में बताते हैं कि कर, चाहे वो व्यापारी हो या फिर जनता हो, सबसे कर वसूला जाना चाहिए। तीसरा सैन्य व्यवस्था के बारे में बताते हैं, यानी सैनिक जो है उनके लिए क्या क्या उचित पूर्ण व्यवस्था की जा सके। चौथा पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन, फिर पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन के बारे में बताता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है राजा बिंदुसार के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। उसने 298 से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। बिंदुसार ने साम्राज्य को बनाए रखा, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे राजा बिंदुसार, उन्होंने 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो शासन सत्ता को जो स्थापित किया था, जो छोड़ करके गया था, वैसे ही ठीक राजा बिंदुसार ने उनके शासन सत्ता को, यानी उसका साम्राज्य जो था उसको काफी व्यवस्थित ढंग से चलाया।
नेक्स्ट अशोक, फिर बिंदुसार के बाद अशोक का साम्राज्य स्थापित होता है, जिसमें 273 से 232 ईसा पूर्व तक वो शासन करते हैं। कलिंग युद्ध ने अशोक के जीवन को बिल्कुल बदल दिया। अशोक ने धर्म का प्रयोग कर्तव्य के लिए किया। उसने अपनी प्रजा को अहिंसा का पालन करने के लिए कहा, माता पिता की आज्ञा मानने और दासों के साथ दयापूर्ण व्यवहार करने के लिए कहा। यानी कि जो अशोक है वो कलिंग युद्ध में एक तो वो जब राजा राजगद्दी पे बैठते हैं तो 12 साल तक वो युद्ध ही नहीं करते। मैंने आप लोगों को बताया था 12 साल तक वो युद्ध नहीं करते हैं। ठीक, वो 261 ईसा पूर्व में वो कलिंग पर अपना विजय पाना चाहते, तो कलिंग युद्ध करता है। कलिंग युद्ध के टाइम फिर वो जब उतना ज्यादा खून खराबा होता है तो उसका जीवन को पूरा बदल देता है। तो फिर वो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद वो फिर उनका कई आदेश पत्र जारी होता है, जिसमें फिर वो धम्म महामात्य को अपनाते हैं, धर्म का विचार को अपनाते हैं। फिर धम्म महामात्य का एक ग्रंथ को तैयार करते हैं। और उन्होंने बताया कि जो अशोक है उनका मानना है कि जो भी, चाहे वो दास हो या फिर कोई भी हो, हर किसी के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए। ठीक है, ये सब के बारे में बताता है। और उन्होंने ये भी बताया कि पशु का जीव हत्या नहीं करना है, चाहे वो वैदिक रूप से हो, वैदिक धार्मिक रूप से हो, या फिर कोई राजा अपनी प्रशंसता या फिर वीरता दिखाने के लिए या फिर मनोरंजन के लिए पशु का हत्या करता है। ये सब सारा कुछ से वो पाबंदी लगा देता है। ठीक है, अशोक के आदेश पत्र, फिर धम्म महामात्य के बाद अशोक ने आदेश पत्र को जारी करता है अपना। अशोक ने अनेक आदेश जारी किए जो शिलाओं, स्तंभों तथा गुफाओं की दीवारों पर खुदवा दिए गए हैं। ये अधिकार ब्राह्मी लिपि में लिखे गए आदेश पत्र हमें अशोक के जीवन तथा उसके धार्मिक विचारों और उसकी नीतियों के बारे में बताता है। यानी जो अशोक है वो आदेश पत्र को जारी करता है और उस आदेश पत्र को शिलाओं, गुफाओं में, ठीक है, ये सब सारा कुछ में खुदवाया जाता है। और तो और वो जो आदेश पत्र है उसमें क्या रहता है कि जो राजा अशोक, मतलब राजा अशोक जो है उनके सारे वीरता और नैतिक कार्यों का उल्लेख उसमें रहता है। और वो जो आदेश पत्र है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आप लोग को बताया था मौर्य कला और स्थापत्य कला के बारे में बताया था। सभी स्तंभों में सबसे प्रसिद्ध हिरन वन में निर्मित सारनाथ स्तंभ है, जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। सारनाथ स्तंभ का शीर्ष भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। भरहुत और सांची के स्तूप अत्यधिक प्रभावशाली है। यानी कि सबसे पहले जो स्तंभों में जो सबसे प्रसिद्ध जो स्तंभ था, मैंने बताया था आप लोगों को, सारनाथ का स्तंभ है। ठीक है, जो हिरन की जगह पे, मतलब हिरनपुर में, हिरन वन में वो लगा हो, मतलब हिरन वन में वो स्थापित है। ठीक है, उसमें क्या है, सारनाथ के स्तंभ में उसके शीर्ष पे 4 शेर बना हुआ है, जो हमारे राष्ट्र प्रतीक का चिन्ह भी माना जाता है। और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बताया था जैसे कि हमारे जो करेंसी है उसमें भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, शीर्ष का जो स्तंभ है उसका छवि देखने को मिलता है। भरहुत और सांची का जो स्तूप है वो भी काफी प्रभावशाली माना गया है। उसके बाद मैंने आप लोग बताया मौर्य प्रशासन के बारे में कि मौर्य प्रशासन किस प्रकार का था। अशोक का राजा का आदर्श प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन, नगर प्रशासन और जन कल्याण के उपाय। मैंने आप लोगों को बताया था कि अशोक जो है वो राजा का आदर्श के बारे में बताते हैं, फिर प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन के बारे में बताते हैं कि प्रांतीय प्रशासन कैसा था, और तो और वो फिर वो नगरीय प्रशासन के बारे में बताता है। नगरीय यानी कि जो विलेज है, यानी कि जो गांव के प्रशासन के बारे में वो बताते हैं। और लास्ट में फिर उनका जो जन कल्याणकारी जो उपाय था उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि वो जन कल्याण के लिए अशोक जो है वो क्या क्या करता है। नेक्स्ट है सामाजिक परिस्थितियां। उस टाइम पे मौर्य काल की सामाजिक परिस्थितियों के बारे में मैंने आप लोग को बताया था लास्ट में। जाति प्रथा विद्यमान थी। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज के उच्च नैतिक आदर्शों का उल्लेख किया है। अशोक ने ऐसे खेलों पर पाबंदी लगा दी जिसमें पशुओं पर अत्याचार होता था। उस टाइम पे जो सामाजिक स्थिति थी उसमें जाति प्रथा काफी ज्यादा प्रचलित थी। ठीक है, और तो और जो अशोक है उस टाइम पे वो पशु बलि पर वो लोग पूरी तरह से पाबंदी लगा देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आशा करती है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आया होगा।
ठीक है। आपको बस यही चीज करना है कि आपको हर एक वीडियो अच्छी तरीके से देखना है, अच्छे से समझना है हर एक पॉइंट को, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा पॉइंट नहीं है। मैंने आप लोगों को टू द पॉइंट हर एक पॉइंट को समझाया है। तो आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो आसानी से मिलती रहे। 6 to 12 क्लास के स्टूडेंट्स जितने भी हैं, सारा को इस हनीमा क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो सारा कुछ मिल पाए। ठीक है। पहला प्रश्न है, अशोक को प्रायः किस नाम से जाना जाता था? क महाराज, ख महाराजाधिराज, ग देवनाम प्रिय, घ श्री राम। इसका सही जवाब क्या होगा? देवनाम प्रिय। दूसरा प्रश्न है, अशोक द्वारा जारी की गई राजज्ञाएं किस लिपि में लिखी हुई है? क देवनागरी, ख ब्राह्मी, ग अरबी, घ गुरुमुखी। सही जवाब क्या होगा? ख ब्राह्मी। तीसरा प्रश्न है, कौटिल्य को निम्नलिखित में से किसके द्वारा अपमानित किया गया? क कंधार के शासक, ख नंद सम्राट, ग यूनानी सम्राट सेल्यूकस, घ बंगाल के शासक। सही जवाब होगा ख नंद सम्राट। चौथा प्रश्न है, बुद्ध के संदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक द्वारा नियुक्त अधिकारी क्या कहलाते थे? क धम्म महामात्य, ख अमात्य, ग नागरिक, घ ग्रामिक। इसका सही जवाब होगा क धम्म महामात्य। दूसरा में हम लोग का है, सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थानों को भरिए। पहला प्रश्न है, चाणक्य जो एक विद्वान ब्राह्मण था, डेस नाम से भी प्रसिद्ध था? क कृपाचार्य, ख कौटिल्य, ग ब्रह्मदेव। सही जवाब होगा ख कौटिल्य। दूसरा प्रश्न है, यूनानी राजा सेल्यूकस ने डेस को मौर्य दरबार में राजदूत बनाकर भेजा? क फाहियान, ख हेलेन, ग मेगास्थनीज। सही जवाब होगा ग मेगास्थनीज। तीसरा प्रश्न है, डेस के शासक के साथ युद्ध ने अशोक के जीवन को बिल्कुल ही बदल दिया? क मगध, ख काबुल, ग कलिंग। सही जवाब होगा ग कलिंग। चौथा प्रश्न है, चंद्रगुप्त देश में मौर्य वंश का पहला शासक बना? क ईसा पूर्व 189 ईस्वी में, ख ईसा पूर्व 286 ईस्वी में, ग ईसा पूर्व 324 ईस्वी में। तो सही जवाब होगा ग 324 ईस्वी में। पांचवा प्रश्न है, सार का शीर्ष युक्त अशोक स्तंभ देश में मिला है? क नंदनगढ़, ख बिहार के रामपुरवा, ग सांची। सही जवाब होगा ख बिहार के रामपुरवा में। अब मिलान करना है। ठीक है। पहला है लिपि, लिपि का होगा ब्राह्मी। दूसरा है कौटिल्य, कौटिल्य का होगा अर्थशास्त्र। तीसरा है राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक का होगा सारनाथ स्तंभ। चौथा का है मेगास्थनीज, मेगास्थनीज का होगा इंडिका का लेखक। पांचवा है स्तूप, स्तूप का होगा सांची। ठीक है। इसके बाद संक्षिप्त में प्रश्न उत्तर देना है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट किसे कहा जाता है? उत्तर होगा भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट चंद्रगुप्त को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, मौर्य वंश के दो महत्वपूर्ण शासकों के नाम बताएं। उत्तर होगा मौर्य वंश के दो महत्वपूर्ण शासकों के नाम इस प्रकार है। पहला चंद्रगुप्त, दूसरा विष्णुगुप्त। तीसरा प्रश्न है, किन्हीं दो स्थानों का नाम बताइए जहां अशोक के स्तंभ मिले हैं। उत्तर होगा दो स्थानों के नाम हैं जहां अशोक के स्तंभ मिले हैं। पहला सांची और दूसरा सारनाथ। चौथा प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ के शीर्ष का आधुनिक भारत के लिए क्या महत्व है? उत्तर होगा आधुनिक भारत ने सारनाथ के शीर्ष को यथोचित मान्यता दी है। उसे भारत के राष्ट्र प्रतीक या राष्ट्र चिन्ह रूप में अपनाया गया है।
4 सिंहों का आकृति का प्रयोग भारतीय मुद्रा पर किया गया है। चक्र को हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर दर्शाया गया है। पांचवा प्रश्न है, मेगस्थनीज के द्वारा भारत की सामाजिक आर्थिक दशाओं पर लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए। तो उत्तर होगा मेगस्थनीज के द्वारा भारत की सामाजिक आर्थिक दशाओं पर लिखी गई पुस्तक का नाम है इंडिका। अब पांचवा का थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है, कलिंग युद्ध ने अशोक के जीवन में क्या परिवर्तन किया। उत्तर होगा कलिंग युद्ध ने अशोक के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। इस युद्ध ने अशोक के जीवन को बिल्कुल बदल दिया। युद्ध के नगारे सदा के लिए मौन कर दिए गए। उसके बाद अशोक केवल शांति का प्रचार करने लगा। वह भगवान बुद्ध का अनुयायी बन गया। उसने अपना शेष जीवन अपनी प्रजा की सेवा में बिताया, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, अशोक के धर्म के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख करें। उत्तर होगा अशोक के धर्म के 3 कारण निम्नलिखित हैं। पहला, कलिंग युद्ध का पश्चात जो उन्हें भयंकर नरसंहार से हुआ। दूसरा, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से प्रेरणा, विशेषकर अहिंसा और के सिद्धांत। तीसरा कारण है राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता, ताकि जनता के विद्रोह की भावना को कम किया जा सके और शांति स्थापित हो सके, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रशासन के बारे में क्या जानकारी देता है। उत्तर होगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रशासन के बारे में निम्नलिखित जानकारी देता है। पहला, राजा कौटिल्य ने राजा के दिन को 8 भागों में बांटकर रखा था। लोगों की भलाई, न्याय प्रशासन तथा सैनिक कार्रवाई पर पूरा ध्यान राजा का कर्तव्य था। दूसरा, कर कौटिल्य का कहना था कि कर न्यायोचित होना चाहिए। भूमि कर उपज का 6ठा हिस्सा था। व्यवसायों पर भी कर लगाया गया था, जिसकी वसूली राज्य के कर्मचारियों द्वारा काफी कुशलता से की जाती थी। तीसरा है हम लोग का सैन्य व्यवस्था। राज्य के पास एक विशाल स्थायी सेना थी। सेना में 6000 पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार सैनिक और 9000 हाथी थे। इसके अतिरिक्त राजा के पास युद्ध के लिए 2000 रथ और एक छोटी सी नौसेना भी थी। चौथा है हम लोग का राजधानी का प्रशासन। मेगस्थनीज ने लिखा है कि नगर का स्थानीय प्रशासन अत्यधिक प्रभावी था। नगर का प्रशासन नगर पालिका द्वारा चलाया जाता था। चौथा प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के पतन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर होगा मौर्य साम्राज्य के पतन के 3 कारक निम्नलिखित है। पहला, कलिंग और दक्षिणी प्रांतों के सरदारों ने विद्रोह कर दिया। दूसरा कारण है यूनानी राजाओं ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण शुरू कर दिया। तीसरा कारण है राजा की युद्ध क्षमता समाप्त हो गई थी, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कोई अन्य युद्ध नहीं किया। पांचवा प्रश्न है, धर्म के प्रसार के लिए अशोक द्वारा किए गए 2 उपायों का वर्णन कीजिए। धर्म के प्रसार के लिए 2 उपाय निम्नलिखित है। पहला, धर्म के सिद्धांत को शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाया गया। दूसरा, बुद्ध के संदेशों का प्रसार करने के लिए अधिकारियों का एक विशेष वर्ग नियुक्त किया गया। उन अधिकारियों को धम्म महामत्य कहते थे, ठीक है। सारा प्रश्नोत्तर हो। अब छठा में है, एक शब्द में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। पहला प्रश्न है, देश युद्ध के सम्राट अशोक के जीवन को परिवर्तित कर दिया। क्या होगा? कलिंग युद्ध ने। दूसरा प्रश्न है, अशोक की धार्मिक नीति देश कहलाई। क्या कहलाई? धम्म। तीसरा प्रश्न है, मेगस्थनीज का यात्रा विवरण देश नामक पुस्तक में संकलित है। क्या होगा? इंडिका। चौथा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने
डेस राजा को हटाकर अपना साम्राज्य स्थापित किया? किस राजा को? नंद को। पांचवा प्रश्न है, आचार्य विष्णुगुप्त को डेस और डेस के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर होगा कौटिल्य और चाणक्य। छठा प्रश्न है, देश कई प्राचीन शासकों की राजधानी रही है? क्या होगा? पाटलिपुत्र। लास्ट सातवां है, मेरी पहचान करें मैं कौन हूँ? पहला प्रश्न है, मैं चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु और राजनीतिक सलाहकार हूँ। उत्तर होगा चाणक्य। दूसरा प्रश्न है, मैं एक विशेष अधिकारी हूँ जिसे धम्म के प्रचार प्रसार के लिए नियुक्त किया गया था? होगा धम्म महामात्य। तीसरा प्रश्न है, मैं चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र हूँ जो बिंदुसार के बाद मौर्य सम्राट बना? उत्तर होगा सम्राट अशोक। चौथा प्रश्न है, मैंने 326 ईसा पूर्व में राजा पोरस को हराया था? उत्तर होगा सिकंदर। पांचवा प्रश्न है, मैं संस्कृत के शब्द धर्म का प्रतीक प्राकृतिक रूप हूँ? उत्तर होगा धम्म। ठीक है, तो आज मैंने आपको सारा क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स सारा कुछ करवा दी हूँ। ठीक है, आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। धन्यवाद।